नमस्कार दोस्तों। हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आज सीटेट के लिए हम जो कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में हम कर रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर को। ठीक है, यानी ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर ये है 8 है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 8 है। ठीक है, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। चलिए आगे देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ठीक है, यानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर लोहे का जो यूज कैसे हुआ, कब से हुआ। तो लोहे के औजार और खेती के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, किस प्रकार से लोहे की हाशिया है, कुल्हाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, यानी कि सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो गांव शक्तिशाली होते थे वो राजाओं को टैक्स अब बड़े आसानी से दे सकते थे। जब राजा को टैक्स सभी लोग आसानी से दे देंगे तो वो राजा शक्तिशाली होता था। ठीक है, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम आपको चुनना है, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं। ठीक है, उसमें से ये हंसिया है। ठीक है, ये कुल्हाड़ी है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका नाम सरसी है। ठीक है, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची आपको बनाना है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के आए परिवर्तन दिखाए गए, यानी खाली स्थानों में सही वाक्य को भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी है। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजनाएं बनाई और धन खर्च किया। ठीक है, अब इसको आप देखते हैं तो इस तरीके से आप क्या इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको करना क्या है कि तीसरे में आपको ये फिल कर लेना है इसमें, और पाँचवें में आपको ये फिल कर लेना है, और छठे में आपको ये फिल कर लेना है, और नीचे 9वें में आपको क्या कर लेना है, ये फिल कर लेना है। ठीक है, इसको देखेंगे, आगे चलते हैं कि गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, एक चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को करवा दिया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू बेस में करवाया जाएगा। ठीक है, पहले हम जल्दी जल्दी बुक को ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स भी PDF भी आसानी से मिलते रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जिस पॉइंट को हम ज़रूरत नहीं रहेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको तेज़ी से हम पढ़ेंगे, बाकी जो मेन पॉइंट रहेगा उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे इसको ध्यान रखिएगा आप। देखिए गांव में जो कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए अब क्या है यहाँ पर बता रहा है कि तमिल तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, विल्लला। याद करेंगे। साधारण हलवाओं को उड़वार, भूमिहीन मजदूर दास को क्या है, केडियार, और आदिमई कहलाते थे। ठीक है ना। देखिए तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी लोग होते थे उनको हम कहते थे विल्लला। ठीक है। और जो साधारण हलवाहा होते थे उनको उड़वार कहते थे। भूमिहीन मजदूर यानी जिनके पास जमीन न होने दास भी कहते थे, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ठीक है। चलिए देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो होता था ग्राम भोजक कहलाता था। यानी देखो जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी इनको करना पड़ता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। यानी देखिए जो स्वतंत्र कृषक होते हैं उनको गृहपति कहते हैं, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें कौन से हैं, दास कर्मकार आते थे। ठीक है। यानी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी इनको दास कर्मकार भी कहते थे। ठीक है। जिन्हें क्या है दूसरों की ज़मीनों पर काम करने पड़ते थे क्योंकि उनको अपना आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब यहाँ पे देखेंगे प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि जो तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है ना। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ये भी नोट करेंगे। गांव में रहने वालों के लिए तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिक्कों के बारे में आप ध्यान देंगे। ठीक है। सिक्कों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। यानी पुरातत्व वेदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे, यानी कि आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराने कौन से सिक्के होते थे, वो आहत होते थे। ठीक है। जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। देखिए आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आहत क्यों कहा जाता है, तो वो आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है। ये देखिए आहत सिक्के हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। ठीक है। इसको देखेंगे विनिमय के साधन, अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ लेंगे, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है। आगे देखते हैं कि नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। जो नगर होते थे वो अनेक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। ठीक है। अक्सर क्या है नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए मथुरा को, ठीक है, इसमें क्या था, यह 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा क्या उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन क्या है मूर्ति बनाने का केंद्र था। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है, मथुरा क्या है बेहतरीन मूर्ति बनाने का एक केंद्र था। ठीक है।
लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। यहाँ पर भी देखेंगे, इनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, ठीक है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मथुरा में किसका मंदिर है, तो आपको याद रखना है कि बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है, ठीक है ना, एक धार्मिक केंद्र भी है। चलिए आगे देखते हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में पढ़ेंगे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, ठीक है। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि उत्तरी काले चमकीले के जो पात्र किसको कहते हैं, ठीक है, जिनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है, इसलिए इनको उत्तरी क्या है, काले चमकीले के पात्र भी कहते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्यों, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, ठीक है, कपड़े उत्पादन के। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, ठीक है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे, ठीक है। देखिए अब क्या है, शिल्पकार तथा व्यापारियों जो संघ बनाते थे इनको क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थीं जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो दिया गया बात, उत्तरी काले चमके पात्र को, ठीक है, यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के नियम है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया कि इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने में के काम में विविधताओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक भी देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थीं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक नहीं जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखिए कितनी यहाँ पर कठिनाइयाँ थी। आगे पॉइंट को देखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण यानी अरिकामेडु। इसके बारे में हम देखते हैं। चित्र में देखना आपको है अरिकामेडु को, ठीक है। ये पुदुचेरी में था
लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी जहाँ पर पानी की जहाज रुकती है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, साथ ही साथ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एरेटाइन नाम अगर आ गया, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं एरेटाइन। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से बनाया जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब देखिए यह यहाँ पर क्या है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप जानेंगे। आगे देखिए, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। ठीक है, इसकी कहानी है, बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े लाते थे। ठीक है, व्यापार और व्यापारी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार से अपने सीटेट की तैयारी के लिए वीडियो और नोट्स के लिए। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, क्या था कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से जानते हैं, तो ये काले सोने। यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा और सीटेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल नई बुक है 2023-24 की। ठीक है, यानी कि नई किताबों में एक दो चैप्टर को कम कर दिया गया है, तो लास्ट में उस चैप्टर को भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक से हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे व्यापार से जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्य में भी मिलते हैं। नीचे लिखी गई कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्थर पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपके यहाँ से भी बन सकता है कि समुद्री जहाज़ों पर जो लाए गए तेतराज घोड़े, गाड़ियों पर क्या थी, काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले थे रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तटीय मैदानों में जब बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सा है, तो कावेरी का मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है, संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम साहित्य में यानी संगम कविता में क्या है, मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मोवेंदार कौन सा शब्द है, तो ये तमिल का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है कि तीन मुखिया। देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि मोवेंदार का अर्थ क्या होता है, तो तीन मुखिया होता है। ठीक है ना, सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। अब ये भी नोट कर लें कि वर्त मोवेंदार में तीन कौन कौन से आते थे, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन थे, एक चोलों का पत्तन पुहार तथा कावेरी पट्टनम। मतलब एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये दोनों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना, आगे देखिए। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन से अपने पास रख लेते थे इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहर, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा या सुंदर कपड़े दिया करते थे। आगे देखेंगे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ये भी नोट करेंगे आप। ठीक है, कि सातवाहनों में सबसे प्रतापी राजा पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वल्लरी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। यानी कि आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते हैं, तो सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है ना, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है ना, आगे देखिए कि रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे
प्रसिद्ध कुशार थे। देखिए आपको यहाँ पर रखना है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुशार थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्क रूट को आप इस प्रकार से देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये सिल्क रूट को आप देख लेंगे जल्दी, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए सिल्क रूट है दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर दिया कि चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये सारे देखेंगे आप, ये आगे की कहानी में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सारे सिक्कों के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये हर तरह के सिक्का के बारे में बता रखा है, वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लेंगे। शक सिक्का यहाँ पर दे रखा है, सातवाहन सिक्का दे रखा है आपको, यहाँ पर कुशाण सिक्का दे रखा है, हिंद यवन सिक्का दे रखा है। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आगे की वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।